1960 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। दुश्मनों को संदेश देने की कोशिश की कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। आज बात भारतीय वायुसेना की, और वायुसेना की बात हो और लड़ाकू विमानों का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और अब भारत तो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। मोदी सरकार के कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया है और नाम रखा गया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। आखिर होता क्या ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रवक्ता और एयर पावर के जानकार ग्रुप कैप्टन महेश उपासनी। सर, क्या होता है ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट? 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लेटेस्ट मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से घातक बनाया गया है, इसलिए 5th जनरेशन और लेटेस्ट जहाज कहलाता है। मतलब अगर सिंपल अर्थों में समझाएं तो कैसे ये लेटेस्ट है? क्या इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है? कुछ अलग दिखेगा? कुछ अलग इसके वेपन सिस्टम होंगे? कुछ बताइए ज़रा। सबसे पहला यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो है स्टेल्थ फाइटर का या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि दुश्मन के रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो इस मटेरियल से बना हुआ है कि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन हार्डली एनी होगा। दूसरा, उसका पेंट इस तरह से है कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगा दुश्मन के रेडार के, उसकी सिग्नेचर नहीं देगा। इसकी आवाज़ भी इस तरह से मफल्ड रहेगी कि दुश्मन कानों से भी नहीं सुन पाएगा। और इंफ्रारेड सिग्नेचर इसकी जो मिसाइल दाग के उसको डाउन करने में दुश्मन इस्तेमाल करेगा, वो भी हार्डली एनी रहेगी। ये इसका पहला प्रपोजिशन है। दूसरा है कि इसके इंजन्स ताकतवर और मॉडर्न है। तीसरी बात, इसका जो थ्रस्ट वेट रेशियो है, यानी कि इसकी पावर और इस जहाज का वजन बिल्कुल सही मिलाप में रहेगा, जिससे इसकी मनूवबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, एयर कॉम्बैट में बहुत अच्छा काम कर पाएगा। और आखिर सबसे अहम बात कि इसके हार्ड पॉइंट्स इसमें ज़्यादा रहेंगे। आमतौर पे किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में 14 से 16 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जो कि अत्याधुनिक हथियार लेके चलेंगे मल्टी रोल टास्किंग के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए और एयर टू एयर कॉम्बैट दोनों के लिए। मतलब हार्ड पॉइंट मतलब जहां आप अपने जरूरत के मुताबिक वेपन आप लगा सकते हैं, मिसाइल, रॉकेट वगैरह, बॉम्ब। जी हाँ। और इसका ऑलअप वेट ज़्यादा रहेगा। ऑलअप वेट यानी कि जितना पेलोड ये जहाज ले जा सकता है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी? इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और इसकी स्पीड की एक खासियत रहेगी, इसमें एक सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होती है। बिना आफ्टर बर्नर्स या बिना थ्रस्ट अग्यूमेंटेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किए ये काफ़ी देर तक काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा सकता है। इसकी इंड्योरेंस यानी कि ज़्यादा देर हवा में रह सकता है और ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। ये इसकी खासियत रहेगी, ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। और जो स्टेल्थ का बता रहे थे कि इसका मतलब ये कि स्टेल्थ इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो पता भी नहीं लगेगा, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल। ये दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसे डिटेक्ट कर पाए, और ये हमारा ये FGFA आसानी से अपना काम करके वापस सेफली लैंड कर सकेगा। तो जो हमारा जो 5th जनरेशन जो बन रहा है, वो अभी क्या उसका स्टेज है और कब तक वो बन पाएगा? क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने तेजस तैयार किया है। ये कहना ये होगा कि इसमें आई डोंट शेयर एनी पेसिमिज्म। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत 2010 में हुई थी। जी। भारत ने रूस के साथ FGFA डेवलप करने के लिए समझौता किया था, लेकिन 43 काउंट्स पे वो बात बन नहीं रही थी, इसलिए हमने वो प्रोग्राम को शेल्फ कर दिया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसने इस पे पहले से काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करेगा। ADA इज डेवलपिंग इट, डिजाइनिंग इट एंड मैन्युफैक्चर विल बी बाय HAL। और ये दोनों एजेंसियां
हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ मिलके इसकी पूरी प्लानिंग कर रही है। तो जो एंड यूजर है इंडियन एयरफोर्स, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही बनेगा। और ये कब तक बनकर तैयार होगा, प्रोटोटाइप कब तक बनेगा, और कितना, कहा यह जा रहा है कि शायद 100 लेंगे भारतीय वायुसेना, ऐसा कुछ? FGFA एक बार बनना शुरू हो गया, द असेंबली लाइन हैज स्टार्टेड, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट दैट टाइम द एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट, उतने जहाज हम लेंगे। दिस प्रोग्राम जो फाइनल इसके प्रोटोटाइप वगैरह बन के फुल्ली ऑपरेशनल, आई फोसी इट्स अबाउट अ डिकेड अवे। मतलब 1 दशक का लगभग लग जाएगा। 1 दशक के लिए फुल्ली ऑपरेशनल होने में मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए। 1 दशक लग जाएगा। प्रोटोटाइप क्या 2030-32 के आसपास उम्मीद करें हम लोग? प्रोटोटाइप तो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। मैं फुल्ली ऑपरेशनल वर्जन की बात कर रहा हूँ कि वो पूरी तरह से इंडक्ट होके युद्ध के लिए तैयार, तकरीबन 1 दशक लगना चाहिए। 1 दशक लगना चाहिए। और अगर सिंपल अर्थों में और समझाएं हमारे दर्शकों को कि जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात होती है तो हम लोगों ने सुना हुआ है 4.5 जनरेशन जो भारतीय वायुसेना के पास रफाल है ना, तेजस को कहते हैं कि 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तो ये क्या मतलब क्या होता है चेंज, अगर बात करें तो? जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये महज टेक्नोलॉजी की बात है। मैंने जैसा कि आपको बताया, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है, लेकिन सिर्फ जनरेशन और टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे दर्शकों को एक चीज और जान लेने की जरूरत है, दी वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। हम जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, हम वो अराउंड 10 टन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, या रफाल की बात करें तो ये इट्स स्लाइटली लाइटर, और अगर Su-30 की बात करें ये 35 टन कैटेगरी में आता है। 35, हाँ। जब हम FGFA की बात कर रहे हैं, ये 25 टन कैटेगरी का जहाज है, और इसकी ऑल ऑफ वेट कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी हार्ड पॉइंट्स ज्यादा है, जो कि इन जो आपने पहले बताया रफाल या LCA और इवन द अर्लियर जनरेशन MiG-21, जो कि एक न ये लाइट कॉम्बैट था न मीडियम कॉम्बैट था, ये दरमियानी था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये सुपीरियर है रफाल से और LCA से, इसलिए इसे 5th जनरेशन जहाज कहा जा रहा है। और ये टास्क भी ज्यादा कर पाएगा इन जहाजों की तुलना में? इन जहाजों की तुलना में जहां तक कि टास्क का सवाल है, इसका टास्क मल्टी रोल रहेगा। ये एयर डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा और ग्राउंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा। इसकी रेंज और एंड्योरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका लॉइटर टाइम ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि इसका लॉइटर टाइम ज़्यादा है और इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, पायलट पे वर्कलोड कम आएगा। वो लंबे मिशन के दौरान भी फ्रेश रह के जहनी तौर पे अपना पूरा मिशन अच्छी तरह से, कामयाब तरीके से पूरा कर पाएगा। और आने वाले दिन में जो बात हो रही है कि सब कुछ नेटवर्क सेंट्रिक हो रहा है, ड्रोन और क्या टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो, तो उसमें ये कहाँ कैसे फिट बैठेगा और क्या इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, जहाँ तक कि नेटवर्क सेंट्रिसिटी का सवाल है, आज की बैटलफील्ड पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक है। दुश्मन ने इस तरह से अपनी घात बिछा रखी है कि उसके सारे हथियार उसने तैनात किए हुए भारतीय वायुसेना के खिलाफ, तो उनकी जानकारी हासिल करके अपने बाकी मिशंस, बाकी जो हमारे हथियार है, हमारे कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इनके साथ बातचीत करके, नेटवर्क करके अपने मिशन को अंजाम देना, ये मिशन का ये उद्देश्य रहेगा। और जहाँ तक कि टारगेट्स का सवाल है, दुश्मन ने वो भी इस तरह से कंसील करके रखे हो, कैमोफ्लेज करके रखे, उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। ऐसे में कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का होना, C3 सिस्टम्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। C3 सिस्टम्स FGFA में, AMCA में बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही अत्याधुनिक C3 सिस्टम्स लगे होंगे। ये C3 सिस्टम होता क्या है, जरा बताएं। बेसिकली आपको जहाज आपने मिशन लॉन्च किया, मिशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना, दूसरा उसको कमांड कंट्रोल करने के लिए उसको ठीक से कमांड देना, और इन दोनों के लिए कम्युनिकेशन का रहना ग्राउंड स्टेशन के साथ। ग्राउंड स्टेशन भी पास वाले नहीं, अंदर, बहुत अंदर तक के ग्राउंड स्टेशन के साथ हैसल फ्री कम्युनिकेशन कर पाना, ये बैटलफील्ड में ट्रांसपेरेंसी देगा पायलट को। पायलट को ये पूरी तरह से पता रहेगा कि दुश्मन ने किस तरह से बिसात बना रखी है और उसके बचाव के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल। इस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए C3 सिस्टम्स का होना, अत्याधुनिक C3 सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि पायलट अपने मिशन को कामयाबी से अंजाम दे सके। और जो पुराने हमारे जो लड़ाकू विमान है उसमें ये सिस्टम नहीं है, उससे पूरी तरह से जुड़ता नहीं है फाइटर से।
उसमें सिस्टम्स है लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, ये जो आएंगे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले आएंगे। ये देखिए, ये कैट एंड माउस गेम चलता है, हमने कुछ मेजर्स लाए, दुश्मन ने कुछ मेजर्स लाए, तो टेक्नोलॉजी ये डेवलप होती रहेगी। और मैं समझता हूं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ये एम का एक पड़ाव है, आगे भी हमने मंजिलें तय करनी है। एक और जरा बेसिक से समझाइए कि जैसे तेजस वगैरह वो कहा जाता है, तेजस रफाल वगैरह कहा जाता है, इसकी स्पीड खास तौर से अगर बात करें तो 2000 किलोमीटर के आसपास कहा जाता है कि इसकी स्पीड है, पिकअप करता है। तो क्या 5th जनरेशन की स्पीड इससे भी अधिक होगी, 25-2500 किलोमीटर के आसपास होगी, रेंज भी बढ़ जाएगा उसका, और जैसे बता रहे हथियार भी बढ़ जाएगा? अगर एक बार फिर से बताएं। जी हाँ, रेंज इसकी बड़ी रहेगी, और दूसरा इसका एंड्योरेंस। रेंज होता है कि आप दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करके फुल स्पीड में वापस आए, इसके लिए रेंज होती है। लेकिन आप अगर एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जहाज, आप अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि दुश्मन आए, तो आपको अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा देर तक एयरबोर्न रहना बहुत जरूरी है। इसे एंड्योरेंस कहा जाता है। रेंज एंड एंड्योरेंस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत अच्छी होगी। और जहां तक की स्पीड का सवाल है, मैंने आपको बताया कि दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करके जल्द से जल्द निकल आना, ये इसका ध्येय रहेगा। इसके लिए इसकी स्पीड जाहिर सी बात है कि 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के जहाजों से बेहतर होगी। और दुश्मन क्या जो रडार सिस्टम उसको पकड़ भी नहीं पाएगा, पीछा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इतनी तेजी है। स्टेल्थ इसका यूएसपी है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं स्टेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं कि जितना इसका बाकी जो काउंटर मेजर्स है दुश्मन से बचने के लिए, वो भी बेहतर तरीके के। दुनिया के कई देश, हालांकि गिनती के देश हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, उनके पास जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो और कुछ और भी कुछ देश बना रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया भी बना रहा है, टर्की भी बना रहा है। तो हम नहीं लगता है कि थोड़ा पीछे हो गए? हालांकि 5वें-6ठे नंबर पर तो हम कह ही सकते हैं, या 4थे-5वें नंबर पर। देखिए, अगर आप टाइमलाइंस में देखें तो F-22 रैप्टर वाज द फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि अबाउट एक डिकेड पहले इंडक्ट हुआ। 2020 के आसपास रूस ने अपने Su-57 इंडक्ट किए, और 2019-20 अगेन चेंगडू J-20 चाइना ने इंडक्ट किए। इस दौर में हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, हमने डेवलपमेंट इसका पहले से शुरू कर दिया था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इनके प्रोटोटाइप्स रेडी हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके फुल्ली ऑपरेशनल वर्जन्स भी जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। तो ये कहना गलत होगा कि हम इस रेस में पीछे हैं, लेकिन हाँ, आप इसकी जो इंजन टेक्नोलॉजी है, ये इस वक्त हम जो सार्वजनिक जानकारी है उसके मुताबिक GE414 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमने साथ साथ डेवलप करना है, और पूरी तरह हम सक्षम होकर 5th जनरेशन के बाद 6th जनरेशन और आगे वाली जनरेशन एयरक्राफ्ट हम प्रोड्यूस करें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वावलंबन अपने हथियार के मामलों में ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों से टेक्नोलॉजी लेकर खुद की रक्षा करना दिस नॉट विजडम। एक अंतिम सवाल का, जिस तरह से तेजस हमने बनाया, तेजस भले लेट बनाया, 5वें-6ठे नंबर पर जो अपने फाइटर बना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन जब तेजस बना चुके हैं, तेजस ऑपरेशनल हो गया है, 2 स्क्वाड्रन वायुसेना में है, और माना ही जाता है कि जहां जहां कई साले एयर शो में हिस्सा लिया, तो दुनिया के कई देश टकटकी लगाए हुए हैं तेजस की ओर से खरीदने के लिए। माना जाता है कि अपने कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का लड़ाकू विमान है, जो टेक्नोलॉजी है, जो सब कुछ है। तो कुछ वैसा ही हम 5th जनरेशन में एमकैप की भी उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ, एक बार पूरी तरह से डेवलप होने के बाद इसकी अगर असेंबली लाइन सेट हो जाती है, तो इसकी ज़रूरत आज के कोऑपरेटिव इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बेहद ज़रूरी होगी। और आई एम श्योर कि दूसरे देश भी इस जहाज को खरीदने के लिए आतुर होंगे। और उतना ही क्षमता, जिस तरह के तेजस बुलंदियों को छू रहा है, झंडे गाड़ रहा है, एमके भी कुछ वैसा ही करेगा, आपको लगता है? मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से जहाज डेवलप हो रहा है, जिस तरह से हमारे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं, और HAL जिस तरह से JVs के ज़रिए और अलग अलग तरीक़ों से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रही है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द तैयार होकर ये एक्सपोर्ट योग्य भी होंगे। थैंक यू सर, NDTV से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। दुश्मनों को संदेश देने की कोशिश की वह किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है।